This डिजाइनिंग। conference will now be recorded. Okay, fine. So आपने कहाँ कोर्स किया था, मतलब आपने कहाँ सीखा था ये सब? So I have learned this way back in 2010. So I'm working as a web designing trainer. मैं 10 साल से ट्रेनिंग में हूँ, वेब का ट्रेनिंग में। ओके ओके। सो हम वेब डिजाइनिंग कोर्स में आप जाए तो और आप क्या क्या सिखाते हो वेब डिजाइनिंग के बाहर भी? वेब कंप्लीट वेब का पूरा टॉपिक सिखाता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। ओके, तो अब आपको CSS और SCSS में डिफरेंस क्या है, पता है? CSS में हम स्टाइल सेपरेट लिख सकते, SCSS में हम एक रूल क्रिएट करते और रूल क्रिएट करके तो वो पूरा रूल सब स्टाइल्स पे अप्लाई हो सकता है। SCSS इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग CSS टैग्स। मतलब हम CSS कोड को और शॉर्ट एंड कोड में लिख सकते, टैग्स बोले तो उसको टैग्स बोलते हाँ, आप कुछ बता रहे थे, तो कैसे स्टार्ट होगा ये सब? ठीक है सर। सो हमको पहले आपको कोई भी वेब का लैंग्वेज कोई भी सीखना है तो हमको पहले HTML का नॉलेज होना, ये बेसिक थिंग है। ओके, दिस इज द फंडामेंटल थिंग वी नीड टू लर्न। तो व्हाट इज HTML? HTML एक लैंग्वेज है। यूजिंग दैट लैंग्वेज हम एक वेब पेज या वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, हम HTML लैंग्वेज यूज करके एक वेब पेज और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हाट इज a difference between a web page and a website? दोनों का फर्क क्या है? वेब पेज और वेबसाइट में फर्क क्या है? किसको हम वेब पेज बोलते, किसको हम वेबसाइट बोलते? वेबसाइट शायद पूरा फुल स्टैक को वेबसाइट बोलते हैं और वेब पेज सिर्फ फ्रंट एंड को बोलते हैं शायद। वैसे नहीं। वेब पेज का मतलब क्या है बोले तो हम एक पेज बनाते हैं ना वेबसाइट में, तो एक सिंगल पेज रहता ना, तो एक सिंगल पेज को वेब पेज बोलते हैं। हमारा वेब पेज पूरा कलेक्ट करे तो एक जगह रख के उसको लिंक कर दिए तो वो एक वेबसाइट बन जाता। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है बोले तो वेब पेज का, ए सिंगल पेज which contains some information। वेबसाइट का मतलब क्या है बोले तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, ये दोनों का फर्क है। हम HTML लैंग्वेज में ये वेब पेज ये वेबसाइट कैसे बनाते वो सीखते। हाउ कैसे बनाते वेबसाइट और वेब पेजेस यूजिंग HTML बोले तो HTML टैग्स रहता। HTML में क्या रहता? HTML टैग्स रहता। टैग्स का मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते। एंगुलर ब्रैकेट्स में हम जो भी लिखते उसको एक टैग बोलते। तो ऐसा HTML में पूरा टैग्स रहता और टैग्स के प्रॉपर्टीज रहता। तो हम टैग्स और प्रॉपर्टीज दोनों सीख के वेबसाइट कैसे बनाते, वेब पेज कैसे बनाते वो हम लर्न करते पहले HTML में। मगर HTML में प्रॉब्लम क्या है बोले तो आप पूरा वेबसाइट यूजिंग ओनली HTML नहीं बना सकते, क्योंकि HTML लैंग्वेज में कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। इसलिए हम HTML के बाद द नेक्स्ट थिंग हम सीखते हैं वो क्या है बोले तो CSS। So on one more thing, in HTML we have two versions. One is just HTML version और दूसरा वर्जन क्या है बोले तो HTML5 वर्जन। ओके, तो हम पहले बेसिक HTML बोलते उसको, HTML बोलते उसको, वो सीखते। उसके बाद हम HTML5 सीखते। इसमें नया टैग्स नया प्रॉपर्टीज जो भी इंट्रोड्यूस किया, ओके, वो सीखते। ओके, so fine, so now another thing we'll do, उसके बाद ही CSS। इसमें भी हमको दो वर्जन्स रहता है CSS में, CSS3। फर्स्ट हम CSS सीखते, उसके बाद CSS3 सीखते। सेम ऐसा ही नया स्टाइल्स न्यू फीचर्स हम सीखते हैं उसमें। सो हम डायरेक्ट HTML5 और CSS3 नहीं जा सकती या? HTML5 डायरेक्ट आप बेसिक टैग्स के बिना कैसे लर्न कर सकते? नहीं कर सकते।
हमको पहले HTML सीखना पड़ता। आप HTML हो गए तो आप HTML5 सीख सकते। वैसा ही CSS बेसिक स्टाइल्स बेसिक प्रॉपर्टीज हमको समझ में आ गए तो हम एडवांस स्टाइल्स, वही CSS3 बोलते हैं उसको, तो एडवांस स्टाइल सीखते। बिना बेसिक्स आप डायरेक्ट एडवांस नहीं सीख सकते कभी भी। सो हम पहले HTML देन HTML5, सेम CSS3। सो व्हाट इज द यूज ऑफ, हम CSS का यूज क्या है बोले तो स्टाइल्स फॉर HTML टैग्स, मीन्स वॉट एवर द टैग्स, हम जो भी टैग्स इधर ऊपर HTML लैंग्वेज में सीखते हैं ना, वो टैग्स को हम स्टाइल्स देते। मोर स्टाइल्स, मोर डेकोरेशन ऑफ द वेब पेज, हम सब वो सब कर सकते हैं CSS में। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एज वी वांट, हमको जैसे चाहिए वैसे साइट बनाना है तो आप CSS यूज करना पड़ता कंपलसरी। ओके, विदाउट CSS यू कैन नॉट क्रिएट ए कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन। उसको हम वेबसाइट लेआउट्स बोलते और वेबसाइट टेम्पलेट्स भी बोलते उसको। मतलब आप पूरा एक वेबसाइट लेआउट बनाना पड़ता और वेबसाइट टेम्पलेट बनाना चाहिए तो उसमें CSS लैंग्वेज कंपलसरी यूज करना पड़ता। सो मैं क्लास में दो तीन टेम्पलेट्स दिखा के सीखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और 2-3 आपको प्रोजेक्ट भी देता हूँ कंप्लीट करने के लिए, so that you will get idea how to do designs. So when you go to any interview or anywhere, they will ask you to do template designing only. They will give some time, you need to design a template. According to how you design the template, they will know the knowledge of you, of your HTML and CSS type. So this is about HTML and CSS. But हम जो भी HTML और CSS यूज करके एक वेबसाइट बनाते ना, उसमें उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है बोले तो कंटेंट फिक्स्ड रहता। मतलब उसमें जो भी हम कंटेंट डालते ना, वो कंटेंट हमेशा फिक्स्ड रहता। वो कंटेंट कोई भी हमको चेंज नहीं कर सकते। वो कंटेंट इज ऑलवेज, वो फिक्स्ड कंटेंट है। ओके, वो कंटेंट कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मगर हमको जावास्क्रिप्ट सीखते आफ्टर CSS, ये जावास्क्रिप्ट यूज करके हम डायनामिक वेबसाइट्स बनाते। तो दो तरह के वेबसाइट्स रहते, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए HTML CSS नॉलेज सफिशिएंट, बट डायनामिक वेब पेजेस बनाना है तो, डायनामिक वेबसाइट्स बनाना है तो हमको जावास्क्रिप्ट के नॉलेज होना कंपलसरी है। सो डायनामिक वेबसाइट्स का मतलब क्या है बोले तो कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड हियर, मींस कंटेंट फिक्स्ड नहीं रहता। यूजर है ना, यूजर कंटेंट को चेंज कर सकते, और उसको बोले तो यूजर इंटरएक्टिविटी बोलते। मतलब यूजर और वेबसाइट दोनों इंटरैक्ट होते। मतलब मैं एक यूजर हूं, एक वेबसाइट ओपन किया, उसमें जो भी कंटेंट है मैं चेंज कर सकता हूं उस कंटेंट को। ऐसा यूजर को हम कंटेंट चेंज करने के लिए अलो करें तो उसको डायनामिक बोलते। अगर यूजर उसमें कंटेंट कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको हम स्टैटिक बोलते। तो स्टैटिक साइट्स करने के लिए हमको HTML CSS नॉलेज सफिशिएंट है। मगर जावास्क्रिप्ट का यूज बोले तो डायनामिक वेबसाइट्स लाइक व्हिच आई सेड, वेयर द यूजर कैन चेंज द कंटेंट एट रन टाइम। मतलब हम एक कंटेंट को रन टाइम में मॉडिफाई कर सकते हैं, वो एक यूज है जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट यूज क्या है बोले तो जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या है बोले तो हम हमारा साइट में अलग अलग तरह का फॉर्म्स रहता। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता एक वेबसाइट में रजिस्टर करने के लिए, लॉगिन फॉर्म रहता, कॉन्टैक्ट फॉर्म रहता, एप्लीकेशन फॉर्म रहता, अलग अलग फॉर्म्स रहता। अलग अलग फॉर्म्स कैसे क्रिएट करना वो सब हम HTML में सीखते। पूरा डिजाइनिंग ऑफ द फॉर्म्स कैसे डिजाइन करना, उसको कैसे स्टाइल करना, वो सब हम HTML में सीखते। मगर जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते बोले तो ऑलरेडी पूरा फॉर्म रेडी है। फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर ओपन हुआ साइट को, एक फॉर्म मुझे दिख रहा, उधर यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, सिटी, एड्रेस, ऐसे कुछ फील्ड्स पूछ रहा। अगर मैं बाय मिस्टेकली आई फॉरगॉट टू एंटर वन फील्ड, फॉर एग्जांपल आई डिडंट एंटर the seat, I didn't enter some mobile number field, I missed it, I forgot to enter the number there, means I didn't enter, मैं एक फील्ड एंटर करने के लिए I didn't miss, I missed that field, मैं एक फील्ड मिस हो गया।
तो उधर क्या प्रॉब्लम आता, उधर उधर हमको सबमिट करे तो एरर मैसेज आता। क्या आता एरर मैसेज, यू फॉरगॉट टू एंटर दिस फील्ड, फिल दिस फील्ड बोल के एरर मैसेज आता हमको। वैसा एरर मैसेजेस हम यूजर को कैसे दिखाते बोले तो फॉर्म वैलिडेशन में दिखा सकते हो। तो फॉर्म वैलिडेशन का यूज क्या है बोले तो वो है, हम एक फॉर्म क्रिएट करते, वो फॉर्म को हम वैलिडेट करते। वैलिडेट का मतलब क्या है, चेक करते क्या है फॉर्म में एरर से, अगर एरर से तो एरर मैसेज क्या आना। HTML से ही दिखा सकते हैं। HTML में हम डिजाइन करते फॉर्म, जावास्क्रिप्ट यूज करके वो एरर्स ला सकते हैं। द डिजाइनिंग पार्ट जो भी है वो HTML में CSS में करते। जो एरर मैसेजेस आपको स्क्रीन में दिखते हैं ना, वो पूरा जावास्क्रिप्ट यूज करके दिखाते हम एरर मैसेज। अगर मैं मोबाइल नंबर के 10 डिजिट्स की जगह 9 डिजिट से एंटर किया तो इनवैलिड है वो। मोबाइल नंबर बोले तो 10 डिजिट्स रहना पड़ता कंपलसरी। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में वैसे मैं ऐसा टाइप किया, वो वैलिड है ईमेल एड्रेस? नो। ईमेल एड्रेस में हमको एक वैलिड फॉर्मेट में रहता है ईमेल एड्रेस। अगर मैं वैसा ईमेल एड्रेस फील्ड में ऐसा कुछ नथिंग आई डन, आई टाइप लाइक दिस, देन यू विल गेट एरर। ओके, आई नीड, हमको एक फॉर्मेट में टाइप करना। मैं ऐसा पूरा एक फॉर्मेट में टाइप करे तो अगर वो एरर्स नहीं आता तो इधर फॉर्म वैलिडेशन में वो हम वही करते। वो फॉर्म वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट यूज करके करते। नेक्स्ट इज पॉपअप एड्स। पॉपअप एड्स क्रिएट कर सकते हैं हम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपअप एड्स? एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आप क्लिक करें तो न्यू टैब में, न्यू विंडो में आपका एड ओपन होता ऑटोमेटिकली। तुम एक वेबसाइट के अंदर क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली न्यू टैब और न्यू विंडो में वो एड ऑटोमेटिकली ओपन होता है। जनरली हम ये पॉपअप एड्स ऑनलाइन में मूवीज देखना पड़े, आप कोई भी ऑनलाइन में एक मूवीज वेबसाइट देखे तो उधर मिल जाता आपको, या सॉन्ग्स डाउनलोडिंग साइट्स में, मूवीज डाउनलोडिंग साइट्स में आपको ये ज्यादा पॉपअप एड्स दिखाते। मैं एक सैंपल एक साइट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं एक सैंपल मूवीज का साइट ओपन कर रहा हूँ, कोई भी इंग्लिश का आई एम जस्ट ओपनिंग, जस्ट पॉपअप एड्स कैसे दिखते हैं एक साइट ओपन करके दिखा। एक इधर होम पेज में जाके कोई भी मूवी के पे क्लिक करके देखेंगे। तो एक कोई भी एक मूवी ओपन कर रहा हूँ तो देखो न्यू टैब में ऑटोमेटिकली ऐड ओपन हो रहा। मैं उसमें क्लिक किया, ऐड ओपन हो गया। फिर ये मूवी को प्ले करना चाहता हूँ, मैं मूवी को प्ले कर, फिर से आता है, मूवी के ऊपर क्लिक करो फिर से, और मूवी के प्ले होने के पहले ऐड ओपन हो गया, क्लिक करो। So, कुछ साइट्स में 5-6 बार भी आते पॉपअप एड्स, कुछ साइट्स में 2-3 बार ही आते, वो डिपेंड्स ऑन द साइट रहता। ओके, सो दिस इज दोज एड्स बोले तो पॉपअप एड्स बोलते हैं हम। ओके, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में सीखते। सो फर्स्ट HTML, next second CSS, third JavaScript. So these three are fundamental things or basic languages you need to learn in web design, web concepts. Okay, once you know these three will go to the next topic, that is Bootstrap. The fourth topic we are going to learn, हम fourth topic जो भी learn करते हैं Bootstrap पे। So Bootstrap में हम HTML, CSS, JavaScript ये तीनों मिला के क्रिएट किया वो फ्रेमवर्क बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? फ्रेमवर्क बोलते हैं। मतलब बूटस्ट्रैप में HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का हर एक कोड ऑलरेडी डिफाइन हो गया, पूरा डिफाइन करके डाल दिया उसमें, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। रेडीमेड रहता, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज रहता, उसको हम यूज करते डायरेक्ट। ये बूटस्ट्रैप यूज करे तो क्या होता बोले तो हम एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिजाइन करते। बूटस्ट्रैप यूज करके रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिजाइन करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का मतलब क्या है? नॉर्मल वेबसाइट्स, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, दोनों में फर्क क्या है? रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में क्या होता बोले तो वो वेबसाइट कोई भी डिवाइस में ओपन करो, कोई भी स्क्रीन साइज में ओपन करो, वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली वो साइट का पूरा कंटेंट एडजस्ट हो जाता है उसमें, उसको हम रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। मतलब आप मोबाइल पे ओपन करो या डेस्कटॉप पे ओपन करो या लैपटॉप में ओपन करो, कहीं भी ओपन करो, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस साइज द वेबसाइट कंटेंट
पूरा हो ना वो एडजस्ट हो जाता ऑटोमेटिकली। वैसा आप डिजाइन करें तो वो डिजाइन को हम रेस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं। नाउअडेज ऑल द वेबसाइट हम जो भी बनाते वो कंपलसरी रेस्पॉन्सिव होना पड़ता कंपलसरी। तो वो रेस्पॉन्सिव बनाने सर के लिए या बोलिए। सर बिना बूटस्ट्रैप के रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया जा सकता? बना सकते, उसको लिए हम HTML CSS में हार्ड कोडिंग बना सकते। हार्ड हाँ कोडिंग मतलब हम ज्यादा कोड डालना पड़ता। नॉर्मल CSS में करे तो आपको ज्यादा कोडिंग मतलब हम एक्स्ट्रा कोड लिख के उसको मैन्युअली रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ता। मगर बूटस्ट्रैप में हम जो भी करते ना वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रेस्पॉन्सिव आ जाता। सो ऑलरेडी हमको एक फ्यूचर है ऑलरेडी वो दिया था, वो यूज करके बना सकते। और हम नॉर्मल CSS HTML यूज करके भी बना सकते। मैं वो भी दिखाता हूँ ये भी दिखाता हूँ, दोनों दिखाता हूँ कोर्स में। using हाँ only HTML and CSS using normal way also हम सीखते, मगर उसमें सर पूरा हार्ड आपको कोडिंग बना पड़ता। आपको पता है बूटस्ट्रैप बिना बूटस्ट्रैप यूज किए रेस्पॉन्सिव बनाना? आता, क्योंकि उसके हमको मीडिया क्वेरीज रहता, वो मीडिया क्वेरीज यूज करके बनाते नॉर्मल CSS HTML यूज करके। हाँ हाँ आई हाँ एम गोइंग हाँ टू शो हाँ यू बोथ वेज यूजिंग bootstrap आई एम गोइंग टू शो, और यूजिंग HTML and CSS आल्सो आई एम गोइंग टू शो। मगर आप Okay. बूटस्ट्रैप यूज करें तो आपको इजी हो जाता बनाने में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्टाइल सब ऑलरेडी डिफाइन रहता। जस्ट हम वो क्लासेस यूज करके रेडीमेड अवेलेबल रहता, वो यूज करके हम रेस्पॉन्सिव बनाते। सर और नॉर्मली बूटस्ट्रैप और हार्ड कोडिंग में डिफरेंस क्या है? मतलब हार्ड कोडिंग में कुछ हम नॉर्मल कोडिंग में आपको सब कुछ कोड आपको ही लिखना पड़ता, उधर कुछ भी हमको नहीं मिलता रेडीमेड। कुछ 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 एडवांटेज है क्या? पूरा स्टाइल्स आप एक एक पूरा स्टाइल्स एक एक स्क्रीन साइज को मतलब आपको लैपटॉप स्क्रीन में कैसे दिखना वो सेपरेट डिजाइन करना पड़ता। मोबाइल स्क्रीन में कैसे रहना सेपरेट कोड रखना पड़ता। लार्ज स्क्रीन में आपको कैसे दिखाना पड़ता, वो पूरा कोड मतलब चार चार स्क्रीन के लिए चार चार अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ता मैन्युअल। मगर बूटस्ट्रैप में वैसे लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसमें क्लासेस ऑलरेडी डिफाइन है, ऑलरेडी स्टाइल्स उसमें ऑलरेडी डिफाइन कर दिया वो लोग। जस्ट वो हम यूज करें तो बस, उतना ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ता बूटस्ट्रैप यूज करें तो। और फर्क है दोनों में। सर आप वो मीडिया क्वेरी वाला मुझे सिखा सकते हो वो चीज? वो ऑलरेडी HTML CSS में आप लोग सीखते वो डायरेक्ट, इंक्लूडिंग इन CSS हाँ ओनली आप वो सीख सकते। ओके, आई एम सर गोइंग टू ये शो यू बोथ वेज सर विदाउट मीडिया क्वेरी बूटस्ट्रैप। का सर मीडिया क्वेरी का जो कोड सारे सारे वेबसाइट में सेम ही होता है क्या? सेम नहीं होता, अलग अलग रहता, वो साइट के हिसाब से वो लिखते हैं वो लोग। हाँ ओके ओके। हम हमारा आपको पता है? साइट के डिजाइन के हिसाब से हम मीडिया हाँ क्वेरीज लिखते। आप हाँ ओके। प्राइम स्क्रीन साइज कम करे तो आपको वो स्क्रीन में कैसे दिखना डिजाइन उसके हिसाब से हम लिखते। हर एक में सेम नहीं रहता, आपके साइट के हिसाब से आपके डिजाइन के हिसाब से वो आता कोड। स्क्रीन का साइजेस है ना वो सेम रहता। मोबाइल का स्क्रीन कितना रहता, लेस देन 420 पिक्सल्स रहता। 420 और 570 का बीच में एक और स्क्रीन रहता। 570 टू 780 वो एक स्क्रीन राइज रहता। ग्रेटर देन 900 एक स्क्रीन रहता। ऐसा एक एक स्क्रीन साइज को हम एक एक डिजाइन बनाते मीडिया क्वेरीज यूज करके। बूटस्ट्रैप में वो ऑलरेडी स्क्रीन वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, ऑलरेडी वो रेडीमेडली है, हमको फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बूटस्ट्रैप में जो रेडीमेडली अवेलेबल है वो यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में। मैन्युअली करना है तो CSS में हम मीडिया क्वेरीज यूज करके बनाते। हाँ मैं दोनों हाँ सिखाता हूँ आपको, आपके हिसाब आपके मर्जी, आप जो भी यूज करें तो यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आफ्टर बूटस्ट्रैप वी आर गोइंग टू लर्न अच्छा jQuery। अच्छा बूटस्ट्रैप वही है ना जो लिंक डॉक्यूमेंटेशन लिंक में जाके मतलब उसका लिंक उठा के डालना पड़ता है, उसके बाद कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन उधर से कॉपी करके पेस्ट करने से वो बटन मिल जाता है, वो कुछ ऐसा फॉर्म मिल जाता है, फॉर्म का फॉर्मेट, वही है ना बूटस्ट्रैप? नहीं वो नहीं है। बूटस्ट्रैप का हम स्टाइल्स रहता है, एक CSS फाइल रहता, वो फाइल हमको यूज करना। वो बूटस्ट्रैप CSS फाइल में ऑलरेडी स्टाइल्स पूरा सेट कर दिया, हम कुछ स्टाइल्स लिखने की जरूरत नहीं। वो स्टाइल्स में ऑलरेडी पूरा स्टाइल्स रहता, हम वो स्टाइल्स यूज करते बस खाली। वो फाइल मतलब अपने फोल्डर में वो डालना फाइल पड़ता है ना? ऑफिशियल साइट रहता, गेट बूटस्ट्रैप बोल के एक ऑफिशियल साइट रहता,
उधर से हम लेते फाइल। ओके, वो फाइल में वो फाइल डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट फाइल में डालना पड़ता है क्या? हाँ डाउनलोड कर सकते हैं, और डायरेक्ट लिंक रहता ऑनलाइन लिंक, वो डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। हाँ यू कैन डाउनलोड द फाइल और यू कैन डायरेक्टली यूज ऑनलाइन पार्ट, यू कैन डू बोथ वे। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, jQuery। नेक्स्ट इज jQuery। सो jQuery इज नथिंग बट वी कॉल इट एज, हम उसको जावास्क्रिप्ट क्वेरी बोलते हैं। सो इफ यू नो जावास्क्रिप्ट ओनली, हमको jQuery अंडरस्टैंड होता पहले। तो jQuery सीखने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट नॉलेज होना कंपलसरी है पहले। हाँ, इस jQuery में हम क्या बोले, तो हमको एनिमेशंस और इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते। HTML एलिमेंट्स को, मतलब HTML टैग्स को हम एनिमेशंस और इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते यूजिंग jQuery। ओके, तो उसमें रेडीमेड इफेक्ट्स रहता, बहुत सारे इफेक्ट्स रहता रेडीमेडली, वो सारे रेडीमेड इफेक्ट्स कर सकते। एग्जांपल्स लाइक फोटो स्लाइडर्स, फोटो गैलरीज। so we can create photo sliders, different photo galleries you can create using jQuery। हम jQuery यूज करके फोटो स्लाइडर्स का मतलब एक फोटो रहता, 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद वो फोटो स्लाइड होकर दूसरा फोटो आता, एक और 2 सेकंड के बाद एक और फ्लोट आता, ऐसा 5-6 फोटोज हम लेते, वही 5-6 फोटोज रिपीट होता स्लाइड्स में। गैलरी मतलब एक फोटो रहता, उसके ऊपर माउस करे तो या क्लिक करे तो फोटो मैक्सिमाइज होके बिग में ओपन होता, क्लोज करे तो वो क्लोज हो जाता। ऐसा फोटो गैलरीज, फोटो स्लाइडर्स। हम इफेक्ट्स के साथ कुछ भी इफेक्ट्स डालना है तो वेबसाइट्स में हम jQuery यूज करके उसमें वेबसाइट्स में हम jQuery का अपना डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या? jQuery का भी एक लाइब्रेरी फाइल होता, वो लाइब्रेरी फाइल को हम लिंक करके या वो लाइब्रेरी पर हम डाउनलोड करके हमारा प्रोजेक्ट में यूज करते। ओके ओके। Okay, so this is about web designing concepts. These are all the web front end topics. These are all our front end topics. Okay, so next we'll go to the back end. So when you go to the back end of the site, we have back end में हमको पहले PHP रहता, so this is all front end. Now we are seeing back end. Back end में हमको पहले PHP रहता, so PHP is also a language. Okay, इसको हम सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते। हाँ हाँ, ये पूरा फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है ना, इसको रन करने के लिए हमको कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, खाली डायरेक्ट ब्राउजर में पूरा रन हो जाता, पूरा लैंग्वेजेस डायरेक्ट ब्राउजर में आउटपुट आ सकते हैं आप। मगर PHP लैंग्वेज आप डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन करें तो आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आता। PHP रन करना है तो, क्योंकि ये सर्वर लैंग्वेज है ना, इसको रन करने के लिए हमको एक सर्वर सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी है। तो आपके सिस्टम में हम एक सर्वर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते, उसको हम XAMPP बोलते या WAMP बोलते। इसमें से दोनों में एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना जरूरी है टू रन PHP कोड। इफ यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों में कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना, तभी आप PHP का कोड रन कर सकते, क्योंकि PHP इज नॉट क्लाइंट साइड लैंग्वेज, उसको हम सर्वर साइड बोलते, क्योंकि उसको रन करने के लिए हमको कंपलसरी एक सर्वर होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, इसमें यूजर्स क्या है बोले तो PHP में, उसका यूजर्स क्या है बोले तो PHP में पहले वाला यूज इसमें तो डेटाबेस मैनेजमेंट है। PHP में पहला यूज क्या है बोले तो डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब सर ये PHP मतलब जो सर्वर होता है उस वो सर्वर कैसे सेटअप करने का लैंग्वेज है ना? सर्वर को सेटअप करने का लैंग्वेज नहीं, सर्वर में रन होता है लैंग्वेज, वो बैक एंड में यूज करता, फ्रंट एंड साइड में MongoDB और PHP मतलब एक ही जैसा? MongoDB वो सेपरेट है, वो एक डेटाबेस है। और Express.js, Node ये सब वो फ्रेमवर्क है पूरा, वो सब फ्रेमवर्क है। PHP जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और PostgreSQL वो डेटाबेसेस है, like MySQL which we use in PHP, those are databases. ओके। और ये So PHP मतलब ये अलग ही ये लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, लाइक HTML वो एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज में यूज क्या है बोले तो हमको डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते,
इधर हम डेटाबेस यूज करते हैं MySQL, क्योंकि पूरा हमेशा आप हर एक वेब में वो डेटाबेस MySQL डिफॉल्ट रहता। वो MySQL डेटाबेस में हमको डेटा स्टोर कैसे करना, उसमें से डेटा सेलेक्ट कैसे करना, अपडेट कैसे करना, रिमूव कैसे करना, ये पूरा ऑपरेशंस हम PHP यूज करके डेटाबेस में करते। हाउ टू स्टोर डेटा, हाउ टू सेलेक्ट डेटा, हाउ टू अपडेट डेटा, हाउ टू रिमूव डेटा इन MySQL. MySQL is the database here. So on this MySQL database हम ये पूरा करते, स्टोर हाँ करना, हाँ हमको हमको डेटा चाहिए तो डेटा ले सकते, उसको अपडेट करना है तो कर सकते, उसको निकालना है तो निकाल सकते। वो पूरा फ्रंट एंड हमको HTML रहता, बैक एंड एक डेटाबेस रहता MySQL में, वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम बीच में PHP यूज करते। तो HTML से PHP को जाता, PHP से MySQL को जाता डेटा, ऐसा हम कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करते डेटाबेस को। ओके Second one is important of use of PHP is sending emails. Sending emails का मतलब क्या बोले तो हम एक फॉर्म क्रिएट करते, जो भी यूजर वो फॉर्म को फिल करते ना, वो सबमिट करे तो जो भी वो फॉर्म में जो फील्ड्स वो एंटर किया ना यूजर, वो पूरा फील्ड्स जो भी एंटर किया ना, वो पूरा फील्ड्स हमको मेल में आ जाता। मतलब वो यूजर हमारा साइट में हमको कांटेक्ट कर रहा थ्रू ईमेल। ओके, मतलब वो फॉर्म का आउटपुट क्या है बोले तो हमको ईमेल भेजना, जो भी यूजर वो फॉर्म में फिल करता है वो डेटा सबमिट करे तो ऑटोमेटिकली मुझे ईमेल आ जाता। उसको सेटअप करने के लिए हम सेंडिंग ईमेल्स बोलते हैं वो ऑप्शन को, वो PHP में करते हैं हम। नेक्स्ट पेज व्यूज और काउंट, मतलब हाउ मेनी पीपल, जितना लोग हमारा साइट देख रहे, एक काउंट हम मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग PHP लैंग्वेज। नेक्स्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, अब जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना है तो ई-कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, यानी ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। इफ यू वांट टू मेंटेन दोस टाइप ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, कंपलसरी हमको उधर बैक एंड में PHP लैंग्वेज यूज करना पड़ता कंपलसरी। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना है तो PHP यूज करना पड़ता उधर कंपलसरी बैक एंड में। तो PHP में ही हम MySQL लैंग्वेज भी सीखते उधर डेटाबेस में कॉन्सेप्ट के अंदर। सर ये ई कॉमर्स वेबसाइट मोबाइल पे भी चलता है ना, ये MySQL डाटाबेस को मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? कनेक्ट कर सकते, साइट एक बार लाइव हो जाए तो कहीं भी रन कर सकते। ओके ओके हाँ, मतलब उसका डाटाबेस मुझे निकालना है तो मैं मोबाइल से भी निकाल सकता हूँ ना? हाँ, निकाल सकते, और मगर उसके लिए आपको वेबसाइट जहां डाला वो सर्वर में जाके डाउनलोड करना पड़ता डेटाबेस। सर अगर मैं एक यूजर हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ ना उस चीज, मतलब अंडर के डाटाबेस की चीजों को? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। आप एक मतलब यूजर है, आप हाँ, मैं एक यूजर हूँ तो मैं ई कॉमर्स का मैंने कुछ ऑर्डर दिया है तो उधर ऑर्डर सर्वर में, किया, हाँ सर्वर ओके, में ऑर्डर। एडिट होता है ना? आप एक ऑर्डर सर्वर एक बार कंफर्म हो गया है तो उसको एडिट नहीं कर सकते ना आप, बिना डिलीवर किए तो। हाँ एक बार ओके ओके, मतलब मुझे एक कॉमर्स पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि आप एक प्रोडक्ट जगह। सेलेक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट मत जितना भी प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं वो कार्ट में ऐड होता, लास्ट हाँ प्रोडक्ट आप चेकआउट करके पेमेंट करें तो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पहले पेमेंट करने से पहले कितने बार एडिट कर सकते, कितने बार प्रोडक्ट रिमूव कर सकते, आप वो कर सकते पूरा। मगर एक बार पेमेंट हो गए तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप डिलीवरी होने के बाद ही आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते या कुछ भी कर सकते। ऐसे तो किसी सबके पास उस डाटाबेस में मतलब राइट करने का परमिशन आ जाता है ना? सबके पास कहीं को रहता परमिशन। आप एक यूजर हैं, आप अमेजोन में कुछ एडिट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अमेजोन में कस्टमर हैं। कस्टमर क्या कर सकते हो, खाली प्रोडक्ट खरीद सकते। आप वेबसाइट ओनर हैं, आप वो वेबसाइट बनाया, जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसको ही एक्सेस रहता है ना, कोई एडिट करना है तो, कोई डालना है तो, कोई एडिट करना है तो, कुछ भी। बट आप मैं जब ऑर्डर करता हूँ तभी एडिट होता है ना? वही क्या एडिट होता, वो प्रोडक्ट आप एडिट कर सकते, मतलब उसको नहीं चाहे तो वो निकाल सकते। वो वही एक दो क्वांटिटी होना है तो दो क्वांटिटी डाल सकते, वो कर सकते। मगर वो प्रोडक्ट में जो डिस्क्रिप्शन है, वो प्राइस है, वो कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते एज ए कस्टमर। कौन कर सकता, वो जो वेबसाइट का ओनर है वो कर सकता।
आप कहीं मतलब करते आप एक खाली पार्टिकुलर ऑर्डर कर रहे प्रोडक्ट एज ए एक यूजर पार्टिकुलर कैन नॉट डू एनीथिंग एज ए वेबसाइट ओनर यू कैन डू एवरीथिंग हाँ, मतलब पार्टिकुलर स्पेस में मैं राइट कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी अपना एक कोडिंग होता है क्या? मतलब डाटाबेस में पूरा सेटअप करना पड़ता पूरा है? पूरा कोडिंग ही है कुछ भी नहीं रहता सब रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलता सब कोडिंग लिखना पड़ता हर एक को कोडिंग लिखता फ्रंट एंड HTML डिजाइन करने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप ये सब यूज करते फ्रंट एंड में बैक एंड डेटाबेस को यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए हम MySQL PHP यूज करते और डेटा रिट्रीव करके ये पूरा रहता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना है तो आपको कंपलसरी PHP नॉलेज और MySQL बैकएंड में यूज करते सब। के बाद नेक्स्ट इज एजाक्स लैंग्वेज बोल के रहता। ये एजाक्स जस्ट PHP का एक एक्सटेंशन है। इसमें हम क्या सीखते बोले तो पूरा वेब पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, वेबसाइट में खाली एक पर्टिकुलर एरिया हम रिफ्रेश कर सकते। मतलब टू अपडेट ए पर्टिकुलर एरिया हाँ to update a particular area instead of reloading entire site मतलब पूरा साइट को रिलोड करने की जरूरत नहीं, वो पूरा साइट में खाली हमको एक पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर एरिया को रिफ्रेश करना है तो रिलोड करना है तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पेज है, जो भी बॉक्स है एक वेबसाइट है। इसमें जो लेफ्ट साइड का एरिया और ये टॉप का सेक्शन सेम रहता, खाली ये टॉप के नीचे है ना ये एरिया रिफ्रेश होता बस। आप इधर कोई भी क्लिक करे तो इधर कोई भी क्लिक करे तो ये खाली ये दिस पार्ट विल रिफ्रेश, ओनली दिस पार्ट विल रिफ्रेश, बाकी सब सेम रहता। ऐसा वो पेज में वो HTML में ही तो कर सकते हैं ना वो चीज? नहीं कर AJAX सकते। की क्या HTML में जरूरत? कैसे कर सकते? HTML में आप एक पर्टिकुलर एरिया को अपडेट नहीं कर सकते। ये जावास्क्रिप्ट ओह भी कर सकते ओके मगर डेटाबेस का वो इधर नहीं ला सकते। इधर हम डेटाबेस में से जो भी डेटा लाते ना वो पूरा एरिया को रिफ्रेश करने के बिना एक पर्टिकुलर मतलब एरिया में ही अपडेट करते। रियल टाइम में अपडेट होता रहता है वो जगह पर्टिकुलर स्पेस में? पर्टिकुलर ओके ब्लॉक या पर्टिकुलर एरिया में हम अपडेट कर सकते हैं, वो हम एजाक्स यूज करके करते। लास्ट में हमको वर्डप्रेस रहता। ये वर्डप्रेस ये PHP यूज करके बना हुआ एक फ्रेमवर्क है। उसमें ऑलरेडी पूरा कोडिंग एवरीथिंग रहता, जस्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स रहता इसमें। जस्ट मतलब पूरा हमेशा ग्राफिकल रहता ऑप्शन, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम एक वेबसाइट बना सकते यूजिंग वर्डप्रेस। मतलब उधर कोड लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता, सब ऑप्शन उधर ग्राफिकली रहता, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप या जस्ट क्लिक करके तो ऑटोमेटिकली उसका कोड बैक एंड में उसको ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाता। So using PHP also they have done one framework that is WordPress framework. So वो framework में हमको पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं हम वर्डप्रेस में। हाँ तो ये पूरा WordPress बैक एंड और फ्रंट एंड का टॉपिक्स है। और इसके अलावा आप चाहे तो फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क रहता। सर ये React.js और Vue.js ये क्या है? AngularJS? एंगुलर खाली हम एंगुलर सिखाते, बाकी सब फ्रेमवर्क हम नहीं सिखाते। यह खाली एंगुलर 10 फ्रेमवर्क रहता। एंगुलर 10 फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट यूज करके क्रिएट हुआ फ्रेमवर्क है। JS फ्रेमवर्क वी कॉल इट एज, मींस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। सर फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क क्यों का यूज मतलब किया क्या जाता है है? बोले तो, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है बोले तो ऑलरेडी उसमें पूरा स्टाइल्स पूरा प्रॉपर्टीज पूरा रेडीमेडली डिफाइंड हो गया। हमको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए तो हम उधर से एक्सेस करके यूज कर सकते। हमको पूरा कोड लिखने की जरूरत, पूरा स्टाइल्स पूरा कोडिंग हार्ड कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ता आपको फ्रेमवर्क यूज करने पर। तो उसमें ऑलरेडी प्रॉपर्टीज स्टाइल्स एवरीथिंग दे आर सेटेड इन सम फाइल्स। जस्ट हमको जो भी चाहिए वो फाइल यूज करते, उसमें प्रॉपर्टीज जो भी हम निकालते हम यूज करते प्रोजेक्ट में, उसको फ्रेमवर्क बोलते। फ्रेमवर्क आर डन विल डू आवर वर्क इजी with less coding. So हम एंगुलर JS फ्रेमवर्क हम वो एक प्रोवाइड करते कोर्स में। ये सेपरेट रहता फ्रेमवर्क, आपको आप चाहे तो पूरा कोर्स होने के बाद आप सीख सकते हैं। ओके, इसमें हम क्या बनाते हैं बोले तो फ्रंट एंड है, पूरा ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है।
मतलब ये पूरा फ्रंट एंड में यूज करते हैं वेबसाइट्स में। इसमें अलग अलग टॉपिक्स रहता, सो मेनी टॉपिक्स रहता है इसमें। फिर से मतलब ये समझ लो ये फ्रंट एंड में यूज करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट यूज करके क्रिएट करा एक फ्रेमवर्क है। ये सेपरेट 30 डेज का कोर्स रहता है, ये सेपरेट 30 डेज का कोर्स रहता है वो फ्रेमवर्क का। आप चाहे तो आप वो लास्ट में सिखा सकते। मतलब फ्रेम मतलब हार्ड कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये एंगुलर और बूटस्ट्रैप में सेम है, ये है क्या ये दोनों? बूटस्ट्रैप में हर एक कोडिंग नहीं रहता, उधर खाली सीएसएस स्टाइल्स या कुछ जावास्क्रिप्ट कोड्स रहता। एंगुलर में अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता, एक एक को एक एक डिफरेंस रहता, सेम नहीं रहता, सब डिफरेंसेस। ओके, आपको समझ में, आपको कोड दिखे तो आपको समझ में आ जाता। अब मैं बताते हुए भी आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि जस्ट रिमेम्बर करो, बूटस्ट्रैप पर डिजाइनिंग पर्पस, एंगुलर आल्सो फॉर डिजाइनिंग, बट विथ डिजाइनिंग हम कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर्स में भी डाल सकते हैं। लाइक वेबसाइट्स में एंगुलर का जो भी फ्यूचर्स रहता ना वो यूज कर सकते, लाइक एनिमेशंस, इफेक्ट्स, फॉर्म वैलिडेशंस, सिंगल पेज वेबसाइट्स, सो मेनी रहता फ्यूचर्स। ओके, वो यूज कर सकते हैं हम। मतलब वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज एवरीथिंग आर सेटेड इन एंगुलर लैंग्वेज, फ्रेमवर्क लैंग्वेज। जस्ट हम यो यूज करके निकाल के हम वो प्रॉपर्टीज यूज करते प्रोजेक्ट में। तो ये पूरा आपको पूरा या फ्रंट एंड या बैक एंड अप टू दिस वर्डप्रेस आपको 3 मंथ्स रहता कोर्स। एंगुलर आपको सीखना है तो उसका अलग रहता, उसको 30 डेज रहता अलग। आपको वेब डिजाइनिंग में पूरा आता, फ्रंट एंड बैक एंड पूरा आपको मिल जाता। मुझे वही सीखना है, मतलब पूरा पूरा